अपने समय में जो है जो फूले दंपति थे, ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले, वो एक आदर्श थे हमारे समाज के लिए, क्योंकि उन्होंने उनका जीवन अपने आप में एक प्रेरणा था। उन्होंने का जो है जो चैरिटी होती है वो अपने घर से शुरू होती है। श्री एस.आर. दारापुरी जी से आप लोग वाकिफ होंगे, उत्तर प्रदेश के पूर्व आईजी पुलिस रहे हैं और बहुत सामाजिक मुद्दों पे लगातार उनकी आवाज़ आप लोगों ने सुनी होगी। इस बनारस शहर में से उनका बहुत पुराना रिश्ता भी है, यहाँ वो बहुत सालों तक बड़े बड़े ओहदों पर हैं। जनपद जौनपुर से चलकर हमारे बीच उपस्थित जो हमारी बहन चंदा जी हैं, हमारी मंचासीन साथी दीपमाला जी का बुकेट देकर स्वागत करें। जनपद फतेहपुर से हमारे बहुत जुझारू साथी धीरज जी, मैं उनसे आग्रह करूंगी कृपया वो मंच पर आकर अपनी सीट ग्रहण करें। उरई से चलकर हमारे साथी भग्गूलाल जी हैं, धीरज भाई का स्वागत करें। बुकेट आज हम लोग एक बहुत ऐतिहासिक दिन पर यहाँ एकत्र हुए हैं। आज सावित्रीबाई फूले जी की पुण्यतिथि है और उस अवसर पर हम सब लोग यहाँ पर अपनी मुक्ति के बारे में विचार विमर्श करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। हमारे बीच में हेमलता जी हैं और मैं विद्या जी को बधाई देना चाहूँगा कि आज इस ऐतिहासिक दिन पर उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। जैसा सावित्रीबाई जी से आप लोगों को ख़ास तौर से जो महिलाएं हैं उनको एक प्रेरणा लेनी चाहिए कि किस तरह से सावित्रीबाई फुले जी ने घर से निकली, उनके पति जो थे वो उन्हें ले गए, वो शिक्षित नहीं थी, उनके पति ने उनको, ज्योतिबा फुले जी ने उनको शिक्षित किया और फिर भारत में पहली बार उन्होंने लड़कियों की पढ़ाई के लिए स्कूल खोला और सावित्रीबाई जी को भी उसमें पढ़ाने का काम दिया। सावित्रीबाई जी जब स्कूल पढ़ाने जाती थी तो रास्ते में लोग उनको गोबर फेंकते थे, उन पर पत्थर मारते थे कि ये क्या काम कर रही हैं, और उनको वहाँ पर स्कूल खोलने के लिए जगह नहीं मिलती थी। फिर इसके साथ साथ सावित्रीबाई जी और ज्योतिबा फुले जी ने जो विधवा लड़कियां होती थी, औरतें होती थी, उनके लिए आश्रम खोला और जो बच्चों को फेंक दिया जाता है, पहले भी फेंक दिया जाता था, आज भी फेंक दिया जाता है अवैध संतान समझकर, उनके लिए उन्होंने अनाथालय खोला, वहाँ पर रखकर उनको वो पालते थे। तो जो सावित्रीबाई फुले जी हैं उन्होंने नारी मुक्ति में उनका एक बहुत बड़ा योगदान है। मैं समझता हूँ कि सभी महिलाओं को उनसे ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि किस तरह से बिल्कुल एक अनपढ़ औरत जो है वो अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती है और पहली बार जो है औरतों की और महिलाओं की शिक्षा में अपना योगदान देती है। आज जिस खास मुद्दे पर हम लोग विचार विमर्श करने के लिए इकट्ठा हुए हैं वो समाज के उस हिस्से, उस तबके की मुक्ति के बारे में बातचीत करनी है जिनको अपने पेशे के कारण सबसे नीच गिना जाता है। दलित हैं, दलितों को समाज में नीच गिना जाता है, परंतु ये दलितों के अंदर भी दलित हैं, दलितों के अंदर भी सबसे नीच गिना जाता है। क्यों गिना जाता है? इनको इसलिए गिना जाता है कि ये दुनिया का सबसे घृणित काम जो है उसको करते हैं। दूसरों का मल साफ करने की, दूसरों के कचरा उठाने की ये काम करते हैं। बाबा साहब ने कहा था कि गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो, वो खुद अपनी मुक्ति के लिए लड़ने की इच्छा करेगा। ये समाज सदियों से उपेक्षित है, दलित है, पीड़ित है, शोषित है, परंतु इस समाज ने अपनी गुलामी, जो अपनी नीचता उनके ऊपर थोपी गई है, उसका एहसास नहीं किया। इन्होंने कभी भी गुलामी से बाहर निकलने की कोशिश नहीं की।
जबकि डॉक्टर मेडकर ने इस दिशा में बहुत बड़ा काम किया था। डॉक्टर मेडकर जब 1942 से लेकर 1946 तक वायसराय में श्रम मंत्री थे, उन्होंने उस दौरान एक ये कोशिश की थी कि जिस प्रकार बाकी कामों में लगे हुए जो मजदूर हैं उनकी सबकी अपनी अपनी यूनियनें रहती हैं, ट्रेड यूनियन रहती है, और वो ट्रेड यूनियन जो है उनके अधिकारों के लिए और उनकी बाकी सुविधाओं के लिए वो लड़ती है। तो डॉक्टर मेडकर ने ये शुरू किया था, एक कमेटी बनाई थी कि पूरे भारतवर्ष में वो कमेटी जाकर इस काम में जो लगे हुए लोग हैं, स्वच्छकार हैं, भंगी है, जमेतर हैं, जो भी इनको कहते हैं, उनका अध्ययन किया जाए, उनके बारे में जाना जाए कि उनकी क्या दशा है, जो वो नौकरी करते हैं उसमें उनको क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता है, बाकी क्या समस्या है, और वो सारा अध्ययन उन्होंने राज्यों में कराया था। उनका ये कहना था कि जैसे कारखानों में मजदूर अपनी यूनियन बनाते हैं, या अब तो कृषि मजदूर भी अपनी यूनियन बनाते हैं, इसी प्रकार से इनकी पूरे भारतवर्ष अखिल भारतीय स्तर पर इनकी एक यूनियन बननी चाहिए, ताकि ये भी अपनी तनख्वाह के लिए, अपनी जो काम करने की शर्तें हैं उनमें, और जो बाकी हालात हैं उसके लिए बाकी यूनियनों की तरह लड़कर जो है ये अपने अधिकार ले सके, और इसके लिए उचित कानून बनने चाहिए। ये जो इस वर्ग का जो शोषण है वो आज से नहीं हो रहा, वो सदियों से होता आया है, क्योंकि इस वर्ग ने बहुत सी जगह तो इन्होंने इस पेशे को बिल्कुल स्वीकार कर लिया, और कुछ ऐसी धारणा हो गई है कि सवाए झाड़ू उठाने, मल उठाने के हम दूसरा कोई काम कर ही नहीं सकते। एक ये भी मानसिकता हो गई है। भगवान दास जी थे जिन्होंने, जो कि इसी वर्ग से थे, उन्होंने इस वर्ग के अंदर बहुत काम किया, उन्होंने इस वर्ग के बारे में बहुत लिखा। उनकी एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है डॉक्टर मेडकर और भंगी जातियाँ, और डॉक्टर मेडकर कहते थे कि जिस दिन आपका पति शराब पी के आए, आप उस दिन उसको खाना मत दीजिए। तो आप लोग भी ये करके देखिए कि ये जो वाल्मीकि समाज 24 घंटे शराब में डूबा रहता है, अगर आप लोग तय कर लोगी तो ये सारी शराब छूट जाएगी। जब तक आप इसी तरह से लात घूसा खा के मानती रहोगी, तो तब तक जो है आपके घर वाले जो पुरुष समाज जो है वो बदलने वाला नहीं। तो आप जो आपकी सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ आप उठाइए, और बाकी सरकार को क्या करना चाहिए उसकी लड़ाई तो लड़ी जा रही। आप शिक्षा को महत्व दीजिए। जब तक आप शिक्षित नहीं होंगी, आपके बच्चे शिक्षित नहीं होंगे, तब तक आप पेशा नहीं बदल सकते। आज तो अच्छी बात यह है कि आपको बहुत सुविधाएं हैं, आपको फीस नहीं देनी पड़ती, स्कूल में वर्दी भी मिलती है, किताबें भी मिलती हैं, और आपको आगे पढ़ने के लिए पैसा भी मिलता है, वजीफा भी मिलता है। और सरकार के लिए बहुत सी बातें हैं कि सरकार जो है शिक्षा को और बढ़ावा दे, सरकार ज़्यादा हॉस्टल बनाए, और इस पेशे में कितने लोग हैं उनको चिन्हित करे, चिन्हित करने के बाद ईमानदारी से वो योजनाओं को लागू करें। और आप लोगों के भी अपने अधिकार जानने चाहिए कि आपकी मुक्ति के लिए कौन कौन सी सरकारी योजनाएं हैं, और उन योजनाओं के लाभ के लिए आपको संगठित होकर लड़ना चाहिए। और जब तक आप नहीं लड़ेंगे तब तक आपको सरकारी योजनाओं का कोई लाभ होने वाला नहीं। तो मैं समझता हूँ कि आज ये जो दिन मनाया जा रहा है सावित्रीबाई फुले जी के इस पर पुण्यतिथि पर, इस पर आपको फैसला करना चाहिए कि हम झाड़ू छोड़ेंगे, हम अपना पेशा बदलेंगे, हम इस नरक से बाहर निकलेंगे। तो तभी समझता हूँ कि आपकी मुक्ति हो सकती है, वरना आपकी मुक्ति होना संभव नहीं है। जय भीम, जय भारत। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, और आप सब यहाँ पर आए हैं उसका आप सभी को बहुत अभिनंदन। आज बहुत पावन पर्व है, सावित्रीबाई जी की पुण्यतिथि है, तो हम आपसे सीधे रूबरू होने आए हैं। मैं राष्ट्रीय महिला आयोग से हूँ, तीसरी बार आपके उत्तर प्रदेश में आ रही हूँ, आप ही जैसे लोगों से तीसरी बार मिल रही हूँ। क्यों मिल रही हूँ आपसे बार बार? पिछले लखनऊ में प्रोग्राम हुआ था, वहाँ सोशल डेवलपमेंट फाउंडेशन जो विद्या जी चला रहे हैं, उनसे वादा था कि इस बार राष्ट्रीय महिला आयोग भी एक कार्यक्रम का आयोजन करेगी जिसमें आप सभी लोगों को बुलाया जाएगा। और आज हमने अपना वो वादा पूरा किया है, आप लोगों को बुलाया है और आप लोग आए हैं, ये और भी बहुत अच्छी बात है। तो मैं आपको कुछ चेहरे जो मुझे नए दिख रहे हैं मैं बताना चाहूँगी। जहाँ से मैं हूँ, राष्ट्रीय महिला आयोग वो काम करता है महिलाओं के लिए। जहाँ महिलाओं पे कोई हिंसा होती है, कोई कानून बने हैं और वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, उनके
हम सिफारिशें करते हैं आगे अलग अलग मंत्रालयों में। महिलाएं जो दुखी हैं या घरेलू हिंसा से पीड़ित हैं या और भी बहुत सी जो महिलाओं से संबंधित समस्याएं हैं, उन्हें हम आगे लेकर जाते हैं उनकी बातों को। तो आज जो हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं आपके समाज के साथ में, जो स्वेच्छकार समाज है, जो मल ढोने का काम आज भी कर रहा है, उनसे हम लोग जो जुड़े हैं, वो उसका कारण ये है कि हम ये चाहते हैं कि अब ये काम आप लोग छोड़ दें। एकदम स्पष्ट शब्दों में 2013 का जो कानून बना है उसके अनुसार मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, कितने अधिकारी, यहाँ जो महिलाएं काम कर रही हैं, कितने अधिकारी आपसे पूछने आए हैं कि आप उस काम में जुड़ी हुई हैं? क्या कोई अधिकारी कभी आपसे मिला है, जुड़ा है कोई अधिकारी? किसी ने पूछा है आपसे आप क्या काम कर रही हैं, और अगर ये काम कर रही हैं तो क्यों? किसी महिला से आज तक कोई अधिकारी नहीं मिला है। आप बताइए कि राज्य सरकार का हश्र क्या है? आप लोगों का मुआवजा है, एक कानून बना है कि आप लोगों के नाम दर्ज किए जाएं, आपका लेखा जोखा किया जाए, वो अभी तक हुआ नहीं है। और कहने को जब हम लोग ये बात करते हैं तो सरकारें ये जवाब देती हैं कि हाँ हमारा सर्वे चल रहा है, हम देख रहे हैं कितने हैं। कुछ लोग कुछ तो ये कहते हैं कि नहीं हमारे यहाँ तो ये ख़त्म ही हो गई है प्रथा। तो आप मुझे ये बताइए, आपकी गिनती कहाँ है? क्या आपकी गिनती कहीं है? आप उस समाज के लिए काम कर रहे हैं। मैं समझ रही हूँ आपका, आप हाथ हिला रही हैं, मुझे खुशी है कि कम से कम आप समझ रही हैं। जो मुझे दुख है, मैं भी आप ही के समाज में से एक हूँ, मैं सीधा आपको बता रही हूँ। तो मुझे जो दुख है वो ये दुख है कि आप जिन लोगों के लिए काम कर रहे हैं, आप उनके लिए शून्य हैं, ज़ीरो हैं। आपका कोई वजूद नहीं है सिवाय इसके कि आप आएँ, अपना काम पूरा करें और दफ़ा हो जाएं। ना तो आपको उनके घरों के अंदर एंट्री है, मतलब आप उनके घरों में क्या जा सकती हैं? क्या उनके जो कोई उत्सव है, कोई कुछ है, सिर्फ आपको कि आज होली है, आज दिवाली है, इस पर आप लोगों को कुछ लेने देने के लिए कुछ पुराना कपड़ा है या कोई अनाज है या कुछ है, इसके अलावा आपकी उनके लिए कोई अहमियत नहीं है। एकदम सही, आप सही हाथ हिला रहे हैं। तो जब नहीं है तो आप क्यों उन लोगों के लिए काम करें? वो भी वो काम जिसको समाज में बहुत नीची निगाह से देखा जाता है। जब मैं आप लोगों को देखती हूँ, आपसे जुड़ती हूँ, आपसे बात करती हूँ, तो मुझे इतनी तकलीफ होती है। क्यों? कल के दिन फिर आप लोग अपनी ही बहुओं को, बेटियों को ये काम आगे आगे सौंपती जाएंगी, तो अंत कहाँ है? कब आपकी बेटी और आपकी बहू जहाँ मैं खड़ी हूँ वहाँ कब आएगी? मुझे जवाब लेना है आपसे। मैं बार बार कह रही हूँ, मैं आप ही के समाज में से एक हूँ, तो मैं यहाँ क्यों हूँ? मैंने क्यों नहीं चुना? हमारे परिवार ने, या जो यहाँ पर बच्चियाँ बैठी हैं जो थोड़ा वो पढ़ रही हैं, ये बच्ची जो यहाँ लिख रही है, ये भी तो आप ही के परिवारों की बच्ची है। ये क्यों नहीं उस काम में लगी है? क्योंकि ये काम बहुत घृणित है। अपने मन को इतना मजबूत बनाइए कि मेरी बेटी, मेरी बहू, मेरा बच्चा इस काम में नहीं लगेगा। बहुत से काम आपको मिलेंगे, मैं समझती हूँ कि बहुत मजबूरियाँ होती हैं, लेकिन जब तक मन को कड़ा नहीं करेंगे ना तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और कोशिश तो करके देखिए, शायद आप में से ही कोई आपकी बेटी मेरी जगह भी आ सकती है। तो कितनी खुशी का दिन होगा जब एक स्वेच्छाकार समाज की बेटी इतने ऊंचे ओहदे पे पहुंचेगी। मैं भी तो किसी की बेटी हूँ जो यहाँ पे पहुँची हूँ, किसी ने तो मुझे पहुँचाया है पढ़ा लिखा के। तो फिर हमारा समाज, ये वाला जो समाज है, ये क्यों नहीं आगे आएगा? तो उसके लिए सबसे बड़ी ज़रूरत है आपको अपने अंदर वो आत्मविश्वास लाने की। किसी दिन एक बार जो जिनके घरों में आप जाते हैं उनको एक बार ये बोल दीजिए कि एक बार आप हमारे यहाँ के ये वाला काम कर दीजिए। अगर वो आपको छोड़ दे तो उस जगह पे आपको रहने भी नहीं दिया जाएगा। तो क्या कमी है आप में और उनमें क्या कमी है?
वही खून है, वही मांस है, वही हड्डी है, वही दिमाग है। आप में कहीं ज़्यादा दिमाग है। तो फिर क्यों सहें हम? क्यों बार बार उस समाज को हम सहें और क्यों हम जातिवाद के उसी पायदान पर अटके रहें? हमारी भी अपनी ज़िंदगी है, अपनी आज़ादी है। हम अपनी आज़ादी से जब सांस ले सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, तो अपनी आज़ादी से हम अपना काम भी चुनेंगे। देखिए, मैं आपको कोई बहुत भारी शब्दों में नहीं बोल रही हूँ, बहुत आसान शब्दों में बोल रही हूँ। तो मुझे शायद कहीं ये उम्मीद मैं करूँ आपसे कि आने वाला जो वक्त है, शायद कहीं कुछ वो छोटा सा एक उम्मीद आपके अंदर जगे कि मुझे ये काम छोड़ना है। मैं अपने पुरुष भाइयों से भी ये निवेदन करूँगी कि अपनी घर की जो महिलाएं हैं, कृपया करके उन्हें आप भी समझिए और उन्हें भी समझाइए, क्योंकि जिस समाज में हम जी रहे हैं वो समाज आज भी, पुरुष अगर कहेगा अपनी महिला को कि नहीं आप मत जाइए, छोड़ दीजिए, वो महिला छोड़ देगी। लेकिन पुरुषों को भी आगे आना होगा। जब तक पुरुष नहीं बोलेंगे, वो बेचारी कहीं ना कहीं शायद डर से या कहें उस प्रतिशतात्मक व्यवस्था की वजह से जाती रहेगी। तो आगे अपने साथ में जो आपके और जो दूसरे जो माता बहनें या नहीं आई हैं, उन्हें भी समझाइए। एक बार ये लड़ाई लड़ जाएगी। आपको पता है, भारत वो देश है जहाँ पर हरित क्रांति हुई है, गेहूँ और सब्जियाँ कितनी मिलती हैं। कभी कमी हुई है भारत में? कभी नहीं हुई। श्वेत क्रांति हुई है जिससे दूध की कमी भारत में नहीं हुई। तो क्या हमारा ही समाज अपने लिए एक क्रांति नहीं ला सकता? हमें भी वो क्रांति की जरूरत है जिसमें हम लोग आगे बढ़े और इस पेशे को छोड़ें। क्योंकि इसके बाद मैं अलग अलग मंत्रालयों को आपकी तरफ से, हमारी तरफ से चिट्ठी भेजूंगी, जिसमें हमारी अपनी बातें होंगी कि हमारी ये तकलीफें हैं, हमारी ये बातें। हमारे बीच उपस्थित हमारे फतेहपुर से भाई धीरज जी, वो आए मंच पर। पूरे हिंदुस्तान में आज भी सरकार के पास आंकड़े नहीं है। जो भी आपने उसमें देखिए 21 लाख महिलाएं पूरे हिंदुस्तान में मालामाल होने का काम, ये कलंक इस देश के लिए कलंक। लोग कहते हैं कि ये सिर्फ स्वच्छकार का मुद्दा है, तो मैं कहना चाहूँगा ये स्वच्छकार का मुद्दा नहीं, ये देश नहीं, ये पूरी आधी आबादी का मुद्दा है। इस देश में अगर महिला प्राइम मिनिस्टर हो सकती है, महिला राष्ट्रपति हो सकती है, आपके बीच आज हमारी माननीय हेमलता जी हो सकती हैं, तो आप देखिए कि महिलाएं मानवान होने का काम कर रही हैं। ये आंदोलन, ये बदलाव का आंदोलन तमाम हमारे उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों से आए हैं। फतेहपुर में दूसरी समस्या है, वहाँ गांव में आज भी मानवमल ढोया जा रहा है। इस दशा में ढोया जा रहा है कि अगर वहाँ लोग मना भी करते हैं तो ज़बरदस्ती काम कराया जाता है। उनको ये धमकी दी जाती है कि अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो आपको हम गांव में रहने नहीं देंगे, हम आपको कुएं में पानी भरने नहीं देंगे, हम आपको खेतों में जाने नहीं देंगे। तो ये समस्याएं हमारी हैं। तिनकों की तरह बिखरे ही रहे हो तुम, कभी देश को ले कभी धर्म को ले लड़ते ही रहे हो तुम। तिनकों की तरह बिखरे ही रहे हो तुम, तिनकों की तरह बिखरे ही रहे हो तुम। इस देश के मालिक होते थे तुम, इस देश के मालिक होते थे तुम, बेफिक्री से जमकर सोते थे तुम। अभी हमारे एक साथी ने कहा कि अगर पंखा लग जाए तो हमें नींद आ जाए। इस देश के मालिक होते थे तुम, बेफिक्री से जमकर सोते थे तुम सोते रहे सब खोते रहे, अब बैठे हो क्यों गुमसुम। तिनकों की तरह
बिखरे ही रहे हो तुम तिनकों की तरह, बिखरे ही रहे हो तुम। शिक्षा की जोत अभी बहुत दूर तक नहीं गई है। शिक्षा के निकट न तुमको आने दिया, शिक्षा के निकट न तुमको आने दिया, फिर जलता भला ज्ञान का फिर पिए दिया। कमाते थे पिया फिर भी कुछ ना दिया, क्योंकि रहते नशे में टुन तिनकों की तरह, बिखरे ही रहे हो तुम तिनकों की तरह। ये आखिरी लाइन हेमलता जी सुनिएगा। आजादी में भी हमको रोना पड़ा, आजादी में भी हमको रोना पड़ा, सर पे मैला तलक हमको ढोना पड़ा। हम ढोते रहे सब खोते रहे, अब बैठे हो क्यों गुमसुम तिनकों की